आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियावान उर्दू के सबक नंबर 1 का, और इस सबक का उन्वान है नावल। यहाँ पर बच्चों मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल बेवा सबक के तौर पर शामिल किया गया है। नावल का हम मुताला करेंगे, साथ ही मुंशी प्रेमचंद का नावल बेवा का भी हमें मुताला करना है, उसको भी समझना है कि उस नावल में मुंशी प्रेमचंद ने क्या पैगाम दिया है। मुंशी प्रेमचंद का नावल बेवा के शुरुआती 7 किस्से 7 बाब यहाँ पर शामिल किए गए हैं। बड़ा तवील नावल है, वजाहत के साथ लिखा गया है, बड़ा खूबसूरत है और 183 के करीब पेजों के ऊपर ये मुश्तमिल है। यहाँ पर 7 बाब इसके दिए गए हैं जिनका हम मुताला करेंगे। इस सबक के अंदर बच्चों नावल की तारीफ़ दे रखी है, नावल की तारीख़ के हवाले से भी मुख्तसर मालूमात है, साथ ही मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर खुसूसियात कलाम के हवाले से भी अहम मालूमात दे रखी है जिसका भी हमें मुताला करना है। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नावल के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद दूसरे हिस्से में हम मुंशी प्रेमचंद की सवाने हयात का मुताला करेंगे, उनकी ज़िंदगानी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद तीसरे हिस्से से हम नावल बेवा का मुताला करेंगे, जो मुसलसल आगे अलग अलग हिस्सों में तकसीम है, वो आगे हमारा चलता रहेगा। तो हम शुरू करते हैं बच्चों सबक का पहला हिस्सा जिसका उन्वान है नावल की तारीफ़ और तारीख़। नावल की तारीफ़, नावल क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, अज्जाए तरकीबी क्या है, यानी इसके जुज़ू कौन कौन से हैं, किन जुज़ू का इस्तेमाल करने पर नावल लिखा जाता है, उनके हवाले से हम मुताला करेंगे, समझेंगे। और साथ ही उर्दू अदब में नावल किस तरह से राइज हुआ, किस तरह से उर्दू अदब में नावल की शुरुआत हुई, किस तरह से ये उरूज पर पहुंचा। आज नावल बच्चों बहुत मकबूल सिन्फ है। जिस तरह से अफसाना मशहूर है, अफसाना मकबूल है, नावल भी खूब पढ़ा जाता है और बहुत अच्छे से जाना जाता है, मकबूल सिन्फ इसको मानी जाती है। तो किस तरह से इसकी इर्तिका हुई, इसकी तरक्की हुई, उसके हवाले से भी हम मुख्तसर मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा जिसका उन्वान है नावल की तारीफ़ और नावल की तारीख़। मुख्तसर तारीफ़ है और मुख्तसर ही यहाँ पर तारीख़ दे रखी है। बच्चों नावल जो लफ्ज़ है ये अंग्रेज़ी ज़ुबान से लिया गया लफ्ज़ है। ये होता है नावल, जिसे उर्दू में अपन नावल ही कहते हैं, नावल के नाम से ही जाना जाता है। अंग्रेज़ी अदब से ये उर्दू के अंदर अखज़ किया गया है। 19वीं सदी के अंदर हमारा पहला नावल मंजर आम पर आया था। डिप्टी नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूस नाम से एक नावल लिखा था जो उर्दू अदब का पहला नावल माना जाता है। नोवेल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये बना है इतालवी ज़बान के नोवेला से। अरबी ज़बान के, इतालवी ज़बान के नोवेला से बना है। नोवेला से नावल बना और नावल से उर्दू अदब में इसको शामिल कर लिया गया है। नोवेला के माने होते हैं बच्चों नए के, और नावल के माने भी होते हैं नई बात पैदा करना। अगर लुग़त के एतबार से हम देखे जाएं, लुग़त के एतबार से इसके माने होते हैं नई बात करना। और इस्तिलाही माने देखेंगे आप कि नावल किसे कहते हैं, तो बच्चों आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नावल वो किस्सा है जो ज़िंदगी की हक़ाइक़ बयान करे। किसी शख्स की या एक से ज़्यादा अशख़ास की ज़िंदगी को पूरी वजाहत के साथ बयान किया जाए, उस किस्से को नावल कहा जाता है। पूरी ज़िंदगी का हर पहलू उजागर किया जाता है, छुपी हुई बातें उसमें वजाहत के साथ शामिल की जाती हैं। बड़ा तवील नावल बनाया जाता है, नावल को लिखा जाता है, यानी तवालत के साथ जो अफसाना लिखा गया है, जो किस्सा लिखा गया है, वो नावल कहलाता है। दास्तान भी तवालत के साथ लिखी जाती है, लेकिन दास्तान और नावल दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दास्तान शुरू से हमारे यहाँ पर राइज है। हिंदुस्तान में भी दास्तानें आम थी। कथा कहानी जो मैंने आपको बताया था, कथा कहानी भी यहाँ पर राइज थी, और अरब के अंदर भी दास्तानें सुनी पढ़ी जाती थी। फ़ारस में भी, फ़ारसी के अंदर भी दास्तानें सुनी पढ़ी जाती थी। लेकिन नावल अंग्रेज़ी ज़ुबान से अखज़ किया गया है। इसके अज्जाए तरकीबी होते हैं, लिखने का तरीक़ा होता है, एक मेयार होता है जिसके मुताबिक नावल लिखने पड़ते हैं। उर्दू अदब का पहला नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का मिरातुल उरूस को माना जाता है। हालांकि अज्जाए तरकीबी की पूरी तरह से पाबंदी वहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन नावल का नमूना वो बेहतरीन नमूना है। नावल की जो तरीक़ा है लिखने का, उस तरीक़े का काफ़ी हद तक आपने उसमें पाबंदी की है। अज्जाए तरकीबी पूरी की पूरी वहाँ पर नहीं मिलेंगी, लेकिन तरीक़ा नावल का ही है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने सिर्फ मिरातुल उरूस ही नहीं लिखा, उसके अलावा और भी कई लिखे हैं। इब्नुल वक्त, तौबातुन नसूह, ये आपके बहुत मशहूर नावल हैं, और ये नावल आपने लिखे थे इस्लाह के लिए, अपने बच्चों की इस्लाह के लिए आपने लिखे थे, लेकिन नज़रिया आपका पूरे मुआशरे की इस्लाह का था।
पूरे मुआशरे की आप बहबूदी चाहते थे, इस्लाह चाहते थे, और साथ ही आप उर्दू अदब को भी इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के तख्लीकात से नवाजना चाहते थे। क्योंकि आज से पहले, डिप्टी नज़ीर अहमद से पहले, इस तरह के कोई नमूने उर्दू अदब में मौजूद नहीं थे, नावल वगैरह उर्दू अदब में मौजूद नहीं थे। तो आपने अंग्रेज़ी अदब का मुताला किया, गहराई से मुताला किया, और फिर नावल वहाँ से लिए और उनका उर्दू में आपने अपने तबेज़ात लिखे। कुछ तर्जुमे भी आपने किए, लेकिन ये जो इब्नुल वक्त वगैरह हैं ये आपके तबेज़ात हैं। तो 1869 में उर्दू अदब का पहला नावल लिखा गया था। उससे पहले मगरिब के अंदर नावल बहुत मशहूर हो गए थे। नावल की भी कई किस्म होती हैं, अलग अलग तरीके के नावल होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ नावल के हवाले से बात करेंगे और नावल सिन्फ के एतबार से हम इसका मुताला करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। नसरी असनाफ में नावल इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीन सिन्फों में शुमार की जा सकती है। बहुत मशहूर है, बहुत मकबूल है। अफसाना भी, मुख्तसर अफसाना भी बहुत मशहूर है, और नावल भी मशहूर तरीन सिन्फ के अंदर आता है, सिन्फ के अंदर ये जाना जाता है। नावल दुनिया भर की ज़ुबानों में लिखे और पढ़े जाते हैं। मुख्तलिफ अदीबों ने अपने अपने तौर पर नावल की तारीफ़ मुतय्यन करने की कोशिश की है, लेकिन ज़िंदगी ही की तरह नावल की भी कोई ऐसी तारीफ़ मुमकिन नहीं है जिसे मुकम्मल या कतई कहा जा सके कि ये नावल के लिए ही मुकर्रर कर दी गई है। जिस तरह ज़िंदगी के अलग अलग माने होते हैं, अलग अलग फ़लसफ़े होते हैं, अलग अलग तरीक़ा होता है, उसी तरह नावल के अंदर भी अलग अलग रंग मिलेंगे। तो एक तारीफ़ के अंदर इसको महदूद नहीं किया जा सकता, एक हद नावल के लिए नहीं बांधी जा सकती। नावल का नज़रिया बड़ा वसी है, नावल का मैदान बड़ा वसी है। नावल कहने का तरीक़ा ये मुसन्निफ़ के ऊपर मुबनी है कि मुसन्निफ़ किस तरह से सोच सकता है, किस तरह की उसकी सोचो फ़िक्र है, उसका नुक्ता नज़र क्या है, उसी तरह का नावल हो जाता है। तो नावल के अंदर भी अलग अलग किस्में बना दी गई हैं, क्योंकि नावल की तारीफ़ नहीं की जा सकती। बहुत सारे मौजू इसके अंदर शामिल कर लिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें नावल के अंदर शामिल कर ली गई हैं। हम एक शख्स की ज़िंदगी बात कर रहे हैं, नावल में बहुत सारे शख्सों की ज़िंदगी, एक साथ कई कहानियाँ भी चल सकती हैं। हम कई कहानियों के बारे में बात करें तो नावल में कोई तजुर्बा भी चल सकता है, कोई तजुर्बे वाली बात से भी नावल को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम तजुर्बे वाली बात करें तो नफ्सियाती कश्मकश, नफ्सियाती उलझनों के ऊपर भी नावल लिखे जा सकते हैं। तो नावल की एक तारीफ के अंदर इसको नहीं बांधा जा सकता, एक तारीफ बयान नहीं की जा सकती। मुख्तसर अदीबों ने, अलग अलग अदीबों ने इसकी अलग अलग तारीफ़ें बयान की हैं। फिर भी नावल का इतलाक़ सादा और सलीस ज़ुबान में लिखी गई ऐसी तवील और भरपूर कहानी पर किया जा सकता है जिसमें आम ज़िंदगी के हालात और वाक़यात, मसाइल और मालूमात को तफसील के साथ पेश किया गया हो। ये इस तरह की तारीफ़ है कि जिसे हम नावल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कई किस्में हैं, तो किस्मों की वजह से इसको महदूद नहीं किया जा सकता। इसकी तारीफ़, एक तारीफ़ बयान नहीं की जा सकती। दूसरा कोई नावल होगा तो उसकी फिर दूसरे तरह की तारीफ़ होगी। तो एक सभी के लिए तारीफ़ मुकर्रर की है, ये भी मुअय्यन नहीं है, सिर्फ बताई है, पेश की गई है। और वो ये है कि नावल का इतलाक़ सादा और सलीस ज़ुबान में लिखी गई ऐसी तवील और भरपूर कहानी पर किया जा सकता है। तवील और भरपूर यानी उसमें सारे किस्से शामिल हों, कोई बात छुपाई ना जाए, मुख्फी चीज़ उसके अंदर नहीं हो, तवालत के साथ कही गई हो। बहुत मौका रहता है मुसन्निफ़ के पास हर बात कहने का। कई उसमें किरदार रहते हैं, किरदारों की पूरी ज़िंदगी के हालात उसमें बयान कर दिए जाते हैं। जो उनके साथ वाक़यात, जो सानहे उनके साथ पेश आ रहे हैं, उन सब को नावल के अंदर पेश किया जा रहा है, खलत मलत कर दिया जाता है, जिसमें आम जिंदगी के हालात और वाक़यात, मसाइल और मालूमात को तफसील के साथ पेश किया जाता है। सबसे बड़ी शर्त नावल की जो आती है सामने, वो तफसील की आती है, वजाहत की आती है, तवालत की आती है। जितना बड़ा नावल होगा वो नावल के फ़न के ऊपर पूरा उतरेगा, और छोटा होता जाएगा तो फिर ये अफसाना और मुख्तसर अफसाना में तब्दील हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बात को पेश की जा रही है, एक पहलू पेश किया जा रहा है, कहानी पेश की जा रही है, लेकिन उस किस्से या कहानी के अंदर, अफसाने के अंदर हर बात वजाहत के साथ होनी चाहिए, तवील बात होनी चाहिए, पूरी बात समझा कर होनी चाहिए। और ये हुनरमंदी होनी चाहिए कि वजाहत के बाद भी दिलचस्पी बनी रहे, तजस्सुस बना रहे, वहाँ कारी छोड़कर ना भाग जाए, थोड़ा पढ़ा और उसके बाद निकल नहीं जाए, कारी जुड़ा रहना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए कारी का। ये हुनरमंदी का काम है, और ये आला दर्जे के मुसन्निफ़ इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं। आगे आते हैं। रिवायती नावल के आम अज्जाए तरकीबी में
प्लाट, किरदार निगारी, मंजर निगारी, मुकालमा निगारी और मरकज़ी ख्याल को शुमार किया जाता है। अफसाने के जिस तरह से अज्जाए तरकीबी मुकर्रर किए गए हैं, मुख्तसर अफसाने के जो अज्जाए तरकीबी बताए गए हैं, उसी तरह नावल के भी अज्जाए तरकीबी असातिज़ा ने मुकर्रर किए हैं। लिखने का तरीक़ा बताया है कि इस तरीक़े से नावल को आपको लिखना है, उसमें आपको ये चीज़ें जुज़ू मिलने ही चाहिए। अज्जाए तरकीबी, तरकीब लिखने के जुज़ू हिस्से अलग अलग हिस्सों के अंदर तकसीम करके लिखा जाता है। उन अज्जाए तरकीबी को बांटकर उन अज्जाए तरकीबी के ऊपर काम किया जाता है, समझते हुए उनको अफसाने को, नॉवल को आगे बढ़ाया जाता है। तो रिवायती नावल यानी जो आम तौर पर नावल लिखे जाते हैं, रिवायती जो लिखे जा रहे हैं, अब नए तजुर्बे यहाँ पर शामिल नहीं है, क्योंकि नावल की हम बात कर चुके हैं, नावल के अंदर नए तजुर्बे भी खूब होते हैं। अज्जाए तरकीबी के बगैर भी नावल लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिवायती अंदाज में लिखे जाने वाले नावल की बात कर रहे हैं, जो रिवायती अंदाज में लिखे जाते हैं, फिरसौदा अंदाज में लिखे जाते हैं, जो मुकर्रर करदा अंदाज में लिखे जाते हैं, उन अज्जाए तरकीबी के, उन नावलों के अज्जाए तरकीबी के बारे में हमें बात करनी है। प्लाट अज्जाए तरकीबी का एक अहम जुज़ू है। प्लाट क्या है? प्लाट है कहानी का रब्त और जुड़ाव। कहानी के अंदर, नावल के अंदर अलग अलग किस्से होते हैं, अलग अलग कहानियां होती हैं। कौन सी कहानी कब आकर एक दूसरे से जुड़ेगी, कौन सा किरदार कब किससे जुड़ेगा, किससे मुखातिब होगा, तो जो ऊपरी ढांचा होता है ना, जो कवर जिसको कह सकते हैं, वो प्लाट होता है। प्लाट ही चाबस्त होना पड़ेगा, चाकबस्त होगा तो उसके बाद पूरा नावल कामयाब होगा। अगर प्लाट ढीला पड़ गया तो फिर किस्से कहानियों का तालमेल गड़बड़ा जाएगा, फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म होना था, ये कैसे ख़त्म हो गया, ये तो वहाँ से बात चल रही थी और यहाँ पता नहीं क्या गड़बड़ा हो गया। तो वो गड़बड़ झाले से बचने के लिए प्लाट मजबूत होना चाहिए। कहानी के साथ ही प्लाट भी ज़रूरी है। कहानी चाहिए कि किसके ऊपर लिख रहे हैं, और कहानी के साथ ही मजबूत प्लाट भी चाहिए। तो कहानी होनी चाहिए, अज्जाए तरकीब में कहानी भी शामिल करनी है आपको और प्लाट भी शामिल करना है। इसके बाद किरदार निगारी बहुत अहम जुज़ू है नावल के लिए। नावल लिखवाने वाले को किरदार निगारी के अंदर माहिर होना चाहिए। किरदार इस तरह के हों जो नावल के अंदर दिलचस्पी पैदा कर दे, नावल के अंदर इंसान को डूबने पर मजबूर कर दे, तजस्सुस बना दे कि अब ये क्या करने वाला है। और फिर उस किरदार की जो मुकालमे हैं, मुकालमे भी अच्छे होने चाहिए। डायलॉग्स जो अदायगी होती है वो किस तरह से करनी है, वजाहत के साथ बात की जाती है, लेकिन वजाहत के साथ भी इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले आप शामिल नहीं कर सकते जो ख़राब हो, मेयार के मुताबिक ना हो या गैर ज़रूरी हो। यहाँ वजाहत का मतलब ये नहीं है कि आप गैर ज़रूरी बातें नावल के अंदर भर दीजिए, नहीं। नावल के अंदर वजाहत का आपको जगह मिली हुई है, तवील आप लिख सकते हैं, बड़े मुकालमे, बड़े जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी नहीं होने चाहिए। हर जुमला, हर मुकालमा ऐसा होना चाहिए जो नावल की कहानी को आगे बढ़ा रहा हो, आगे बढ़ाता हुआ महसूस होना चाहिए। वहाँ फंसाया हुआ या गैर ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी को डाला जा रहा है। और फिर किरदार भी मुकालमे से जुड़े हुए हैं। किरदारों की जो खासियत है, उनका तरीक़ा है, चाल चलन का तरीक़ा है, वो सब उनके मुकालमा निगारी से और तख्लीकार के, लिखने वाले के फ़न की गहराइयों की समझ की वजह से ही वो बाहर आ पाएंगे। तो किरदार निगारी हमने देखी, प्लाट हमने देखा। इसके बाद मंजर निगारी। मंजर निगारी भी अहम जुज़ है। मंजर का खाका खींच देना, तस्वीर कशी कर देना, किस मंजर को पेश किया जा रहा है, किस जगह के ऊपर, किस मौजू को नावल के अंदर दिखाया जा रहा है, उसकी लफ्ज़ों के ज़रिए तस्वीर बनाना। वहाँ पर आप फिल्म नहीं दिखा सकते, वहाँ आप पोस्टर नहीं दिखा सकते नावल के अंदर, वहाँ आपको अपने बातों के ज़रिए, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए दिखानी पड़ेगी, कलाम के ज़रिए, मुकालमों के ज़रिए आपको तस्वीर कशी करनी पड़ेगी। तो तस्वीर कशी भी, मंजर निगारी भी अहम जुज़ू है। और मंजर निगारी के अंदर मंजर बनाया जाता है, अफसाने का मंजर दिखाया जाता है कि अफसाना कहाँ हो रहा है, ये नावल कहाँ आगे बढ़ रहा है। और मरकज़ी ख्याल, नावल का एक मरकज़ी ख्याल होना ज़रूरी है, कुछ मकसद होना ज़रूरी है कि किस मकसद से नावल लिखा जा रहा है, उस मकसद को ही मरकज़ी ख्याल कहा जाएगा। हर नावल का मरकज़ी ख्याल होना ज़रूरी है, मकसद होना ज़रूरी है। बेमकसद का नावल फिर वो मारूफ नहीं होता, वो मकबूल नहीं होता, उसको आसानी से मुसन्निफ़ीन या आसानी से कारी कबूल नहीं करता।
कई अफसानों का, कई नावलों का जो मकसद होता है वो मज़ा भी होता है, लेकिन मज़े के पीछे भी एक मकसद छिपा होता है। मरकज़ी ख्याल वही मकसद है और उस मकसद को नावल के अंदर जाहिर होना ज़रूरी है। अच्छा नावल निगार मकसद को शुरुआत के कुछ हिस्सों के अंदर ही जाहिर कर देता है। वो क्या चाहता है, क्यों आपके सामने नावल पेश किया है, वो शुरुआत में ही आपको कुछ हिस्सों के अंदर ही पता चल जाएगा कि इसका मकसद क्या है, कहना क्या चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि मकसद को मुख्फी रखते हैं, धीरे धीरे हम जब पढ़ते हैं नावल का असर हमारे ऊपर होता है, तब हमें इर्तिका के साथ मकसद समझ में आने लगता है। तो दोनों तरह के लिखे जाते हैं, लेकिन बेहतरीन अफसाना निगार वो है जो शुरुआत के अंदर ही, शुरुआती हिस्सों के अंदर ही, यानी पहले दूसरे तीसरे हिस्से के अंदर ही अपना मकसद जाहिर कर दे। अफसानों को, नावल को अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक साथ नहीं लिखा जाता। उसमें अब बाब बनाए जाते हैं, अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं, अलग अलग किस्से बनाए जाते हैं, और एक के बाद दूसरा रब्त के साथ, तसलसल के साथ किस्से आगे बढ़ते रहते हैं, किस्से आगे चलते रहते हैं। अगर उसमें अलग अलग अशखास की ज़िंदगी का बयान है तो फिर उन अशखास की ज़िंदगी को अलग अलग हिस्सों में बताया जाता है, और फिर आगे चल के उन सबको एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, उन किस्सों को आपस में तालमेल बैठा लिया जाता है। प्लाट जो मैंने आपको बताया, प्लाट का काम यही है, अलग अलग हिस्सों को तालमेल के साथ पेश करना, उनके अंदर रब्त बनाए रखना, तसलसल बनाए रखना, और अफसाने नावल को दुरुस्त बनाए रखना, चुस्त बनाए रखना। इनमें प्लाट और किरदार निगारी को बुनियादी हैसियत हासिल रही है। प्लाट के बगैर भी नावल कामयाब नहीं होगा और किरदार निगारी के बगैर भी नावल कामयाब नहीं होगा। अज्जाए तरकीबी आपको बताए गए हैं, कहानी है, प्लाट है, किरदार निगारी है, मुकालमा है और मरकज़ी ख़याल है। नुक्ता नज़र भी एक होता है। नुक्ता नज़र, देखने का नज़रिया हर मुसन्निफ़ का अलग होता है, और असलूब भी हर मुसन्निफ़ का अलग होता है। ये भी अज्जाए तरकीब में शामिल किए जाते हैं, असलूब और नुक्ता नज़र। लेकिन जो मरकज़ी ख़याल और साथ में किरदार निगारी है, इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है, बुनियादी हैसियत हासिल है कि इनके बगैर नावल नहीं लिखा जा सकता। तो किरदार निगारी और प्लाट को बुनियादी हैसियत बताई गई है। साथ ही आप इसको भी जोड़ लें, मरकज़ी ख़याल जो मकसद है वो भी अफसाने में, नावल में बुनियादी ख्याल रखता है। ये अज्जाए तरकीबी नावल के भी हैं और अफसाने के भी हैं, थोड़ा बहुत इनके अंदर फ़र्क है, बाकी तकरीबन एक जैसे हैं ये। तो प्लाट और किरदार निगारी को बुनियादी हैसियत हासिल है। अलावा इसके नावल में ज़िंदगी के मुशाहिदे और इंसानों के नफ्सियाती मुताले से भी कुछ लिखने वालों ने बहुत काम लिया है। मैंने आपको बताया है अभी कि अफसाने को, नावल को किसी एक तारीफ में महदूद नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कई तरह के नावल लिखे गए हैं, कई तरह के मौज़ूआत को नावलों में इस्तेमाल किया गया है। हम जब रिवायती नावल की बात कर रहे हैं इसलिए अज्जाए तरकीबी बता दी गई हैं, लेकिन अगर आप नफ्सियाती नावल लिखेंगे, रूमानी नावल लिखेंगे, तो उसमें यह अज्जाए तरकीबी आपके काम नहीं करेंगे, वहाँ ये तारीफ़ आपकी काम नहीं करेगी, वहाँ नावल की कुछ और ही तारीफ़ हो जाएगी। तो आप बड़े गौर के साथ इसको देखें। तो ये तो यहाँ पर अज्जाए तरकीबी रिवायती अंदाज के बता दिए कि अगर रिवायती अंदाज में लिखे जाएंगे, पुराने तरीके से कोई नावल लिखा जाएगा तो उसके अज्जाए तरकीबी ये हैं। नावल लिखे गए हैं, इसके अलावा नावल में ज़िंदगी के मुशाहिदों का भी इस्तेमाल किया गया है। मुसन्निफ़ ने अपने मुशाहिदों के भी नावल का ज़रिया बनाया है, नावल के ज़रिए बात कहने की कोशिश की है। बहुत सारे मुसन्निफ़ीन ने ऐसा किया है। कुछ ने इंसान की नफ्सियाती कशमकश को अपने नावलों के ज़रिए पेश किया है, नफ्सियाती मुताले को नावल के ज़रिए पेश किया है। तो नावल की तारीफ़ और इसकी हद जो है बड़ी वसी है, इसका दायरा बड़ा वसी है। नावल बहुत वसी सिन्फ है, बहुत तवील सिन्फ है। हर नावल किसी न किसी नज़रिया हयात का हामिल होता है। ये बात सभी नावलों के लिए ज़रूरी है, सभी नावलों के ऊपर ये लागू होती है। हर नावल, कोई सा भी नावल हो, चाहे वो नफ्सियाती नावल हो कि रूमानी नावल हो या रिवायती नावल हो या कोई और नावल लिखा जा रहा हो, सब के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी और वो है नज़रिया हयात। ज़िंदगी का एक नज़रिया पेश करेगा। अगर नफ्सियाती कशमकश पेश की जा रही है तो वहाँ भी वो एक नज़रिया पेश करेगा, देखने का तरीक़ा बताएगा, एक नज़रिया, ज़िंदगी का नज़रिया बताएगा। अगर रूमानी नावल है तो वो भी एक नया नज़रिया देगा, ज़िंदगी देखने का एक तरीक़ा बख्शेगा। किसी और मौजू के ऊपर अफसाना लिखा जा रहा है, नावल लिखा जा रहा है, तो वो भी एक नज़रिया देगा, एक तरीक़ा देगा देखने का,
एक अंदाज देगा जिससे हम नावल का मुताला करें, नावल को समझें। वो नज़रिया हयात हर नावल के अंदर अलग अलग होता है। तो हर नावल किसी न किसी नज़रिया हयात का हामिल होता है। नज़रिया हयात होता है ज़िंदगी देखने का तरीक़ा, ज़िंदगी को किस तरह से देखा जाए। मेरे मुशाहिदे अलग हैं, आपके मुशाहिदे अलग हैं। एक ही चीज़ को मेरा देखने का तरीक़ा अलग है, आपका देखने का तरीक़ा अलग है। हो सकता है कि मैं किसी चीज़ का डार्क पक्ष देखूं, ख़राब उसका हिस्सा देखूं, और आप उसका उजला पक्ष देखो, उसकी सफ़ेदी आपके सामने जाहिर हो। तो सबका नज़रिया ज़िंदगी के लिए अलग अलग होता है। तो सबका नुक्ता नज़र भी अलग हो गया, सबका असलूब भी अलग हो गया, लेकिन नज़रिया है, देखने का तरीक़ा है। चाहे वो अच्छा हो कि बुरा हो, देखने का नज़रिया ज़रूर सबका रहता है। सभी एक नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं। इस बिना पर यह भी कहा जा सकता है कि नावल मुसन्निफ़ के नज़रिया हयात का आईनादार होता है। नावल मुसन्निफ़ के नज़रिया हयात का आईनादार होता है। नावल में आपको वो पढ़ने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा जो मुसन्निफ़ सोचता है, जो मुसन्निफ़ महसूस करता है, उसके एहसासात, उसके मुशाहिदे, उसका ज़िंदगी देखने का तरीक़ा, वो नावल का आईना है। यानी कोई नावल जब हम पढ़ते हैं तो हम मुसन्निफ़ के नज़रिए से दुनिया को देख रहे होते हैं। जब हम नावल लिखते हैं तो हम अपने नज़रिए से दुनिया दिखाते रहते हैं, दुनिया को अपना नज़रिया देखने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जब हम किसी का नावल पढ़ते हैं तो नावल पढ़ते वक्त हम मुसन्निफ़ के नज़रिया हयात से दुनिया को देखते हैं। पूरी दुनिया हमें उसके आईने के अंदर दिखाई देती है, जो वो दिखा रहा है हमें, जो वो बता रहा है। तो हर नावल के पीछे एक नज़रिया हयात होता है, और हर नावल निगार का नज़रिया हयात अलग होता है, ज़िंदगी देखने का तरीक़ा अलग होता है। और जब हम नावल का मुताला करते हैं तो उसके नज़रिए से ही हम दुनिया को देख रहे होते हैं, उसके मुशाहिदों के पस मंज़र के अंदर, उसके तजुर्बों के पस मंज़र के अंदर ही हम दुनिया को देख रहे होते हैं, दुनिया को जी रहे होते हैं। और फिर उसी तरह से हम सोचने लग जाते हैं, उसी तरीक़ा हम बर्ताव करने लगते हैं। उर्दू ज़बान में नावल निगारी का आगाज़ 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में हुआ। 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में हमारे यहाँ पर जो नावल लिखा गया है वो 1869 के अंदर शुरुआती नावल कहा जा सकता है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था और मिरातुल उरूस उस नावल का उन्वान था। ये नावल आपने अपने बच्चों की तरबियत के लिए लिखा था, बच्चों को सिखाने के लिए, उनको तहज़ीब सिखाने के लिए, उनको इंसानियत से रूबरू कराने के लिए, उनको ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताने के लिए। और ये जो नावल डिप्टी नज़ीर अहमद के लिखे हुए हैं वो पूरी कौम के लिए एक नज़रिया बन गए, पूरे मुआशरे की तरबियत का ज़रिया बन गए। इस नावलों के ज़रिए पूरी मुआशरे की तरबियत की गई। जिसने पढ़ा उसने तारीफ़ करी, जिसने समझा उसने तारीफ़ की। ये भी नज़रिया हयात पेश करते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद का नज़रिया हयात क्या है, वो दुनिया को किस तरह से देखते हैं और वो दुनिया में किस तरह के बदलाव चाहते हैं, इस आपके नावलों के अंदर जो शुरुआती नावल हैं वहाँ पर दिखाया गया है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद को शुरुआती नावल निगार माना जाता है। उर्दू अदब में पहले नावल आपके ही लिखे गए हैं। ये दौर दो तहजीबों के तसादुम और कशमकश का दौर था, जिस पर बड़ी शिद्दत के साथ अंग्रेज़ी अदब के असरात भी पड़ रहे थे। ये 19वीं सदी का निस्फ़ आखिरी दौर बताया गया है। कौन सा दौर? ये 1850 से बाद से लेकर सन 1900 तक का दौर है। ये 19वीं सदी का दौर है। अंग्रेज़ यहाँ पर बस गए थे, अपने कदम अंग्रेज़ों ने गड़ा लिए थे, जमा लिए थे। अब अंग्रेज़ हमारी हिंदुस्तानी तहजीब से जुड़ रहे थे, वो हमसे राब्ते कायम कर रहे थे, अदब के ज़रिए हमारे अंदर घुलना मिलना चाहते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज खुल चुका था और फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर जो किताबें वगैरह शाये हुई थी वो हमारी तहजीब में घुस चुकी थी। उन किताबों के ज़रिए अंग्रेज़ हमारी तहजीब को जान चुके थे, हमें पहचान चुके थे। खलत मलत हो रही थी दो तहजीबें। तो ये दोनों तहजीबों का तसादुम था। तसादुम यानी उलझन, झगड़ा। कैसे झगड़ा था? क्योंकि अंग्रेज़ों का नज़रिया अलग था, उनकी तहजीब अलग थी, हमारी हिंदुस्तानी तहजीब अलग थी, हमारा सोच विचार का तरीक़ा अलग था, हमारा नज़रिया उनसे मेल नहीं खाता था। तो दोनों तहजीबें आपस में उलझ रही थी, कशमकश का दौर होता था। नए नौजवान कहते थे कि अंग्रेज़ी तहजीब अच्छी है, वो उसकी तारीफ़ करते थे, और जो पुराने लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अपनी ही तहजीब को अच्छा बताते थे। तो
तहजीब तो खलत मलत हो रही थी, अंग्रेज़ों का दबदबा हमारे यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। तो तसादुम का दौर था, वो उलझनों का दौर था। उस उलझन से निकालने के लिए, मुआशरे को इस कशमकश से, इस छटपटाहट से निकालने के लिए उस वक्त नावल लिखे गए। वो इस्लाही नावल थे। उन नावल के ज़रिए वजाहत की गई, समझाया गया कि कौन सी तहजीब अच्छी है, जीने का तरीक़ा बताया गया कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, किस तरह से ज़िंदगी के कामों को अंजाम दिया जा सकता है। ये यहाँ पर उन नावलों के ज़रिए बताया गया था। तो मगरिबी अदब और साथ ही अंग्रेज़ी अदब के असरात भी हमारे ऊपर पड़ रहे थे। बहुत से तर्जुमे यहाँ पर राइज हो गए थे और मकबूल हो गए थे, बहुत मशहूर हो गए थे। नज़ीर अहमद, जो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, रतन नाथ सरशार, इसके बाद दूसरा बड़ा नाम रतन नाथ सरशार का है। फसाना आज़ाद आपने नावल लिखा था अपना, और बहुत मशहूर नावल हुआ है, बहुत मकबूल नावल हुआ है। सबसे पहले नावल निगार नज़ीर अहमद हैं। नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरातुल उरूस है। इसके बाद आपने इब्नुल वक्त भी लिखा, तौबतुन नसूह भी लिखा, और सारे नावल आपने इस्लाह के लिए लिखे। इसके बाद जो बड़े नावल निगार हैं वो रतन नाथ सरशार हैं, जो फसाना आज़ाद के लिए जाने गए। बहुत मशहूर हुआ और इसने भी मुआशरे की तहजीब को सबके सामने लाया। मुआशरे में जो तब्दीली आ रही हैं, मुआशरे में जो कमियां हैं, कजियां हैं, उनको इस नावल के ज़रिए आपने बाहर किया, आपको दिखाया कि हमें क्या होना चाहिए और हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। लखनऊ की जवाल पजीर ज़िंदगी को इस नावल के ज़रिए रतन नाथ सरशार ने फसाना आज़ाद के ज़रिए बाहर किया। तो जो नावल निगारों के नाम आए, तो बच्चों आप नाम याद रख लें। डिप्टी नज़ीर अहमद मिरातुल उरूस के लिए जाने जाते हैं, इब्नुल वक्त के लिए जाने जाते हैं, और तौबतुन नसूह के लिए जाने जाते हैं। अलग अलग वक्त के ऊपर नावल लिखे गए हैं। पहला नावल मिरातुल उरूस है इनका, जो 1869 में लिखा गया था। इसके बाद जो दूसरे नावल निगार हैं जिन्होंने उर्दू अदब में नावल लिखे, वो है पंडित रतन नाथ सरशार। इनका नावल फसाना आज़ाद है, वो भी बड़ा मकबूल हुआ, बड़ा मशहूर हुआ। इसके बाद के नावल निगारों में अब्दुल हलीम शरर का बड़ा नाम है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, जो उमराव जान के लिए जाने जाते हैं, बड़ा बेहतरीन नावल है। इसमें भी तहजीब बताई गई है। उस वक्त के जितने भी नावल हैं, यहाँ पर आप देख लें कि दो तहजीबों के तसादुम और कशमकश का दौर था, उलझनों का दौर था। अब उलझनों से निकालने के लिए नावल निगारों ने कमर कसी और इन्होंने अपने नावलों के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह करने की कोशिश की। ये जो नावल निगार हैं बच्चों, ये उर्दू के अहम तरीन नावल निगार कहे जाते हैं। इनके नाम आपको लिख लेने हैं, नाम आपको याद कर लेने हैं, और कोशिश करें कि इनके एक आध नावल आप पढ़ने की भी कोशिश करें। जो मशहूर नावल है वो आप पढ़ें, कुछ हिस्से उसके पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो आपको एहसास हो, जो कुछ महसूस करो आप उन नावलों के बारे में, वो अपनी कॉपी के अंदर भी लिखें। 20वीं सदी में उर्दू नावल ने बड़ी तरक्की की। ये तो थे 19वीं सदी के, या फिर उर्दू के भी आप इनको बड़े कह सकते हैं। इनके बाद के जो नावल निगार हैं, जब 20वीं सदी शुरू हो गई 1901 से और 2000 तक का जो दौर है, इस अहद के नावल निगारों में प्रेमचंद बड़ा नाम है, अजीज़ अहमद, हयातुल्लाह अंसारी, कृष्ण चंदर, इस्मत चगताई, मुमताज़ मुफ्ती, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, शौकत सिद्दीकी, खदीजा मस्तूर, जमीला हाशमी, इंतज़ार हुसैन, काजी अब्दुल सत्तार, जिलानी बानो और जोगिंदर पाल वगैरह अहम हैं। ये हैं 20वीं सदी के नावल निगार। इससे पहले थे 19वीं सदी के नावल निगार। जब मशहूर नावल निगारों का नाम आए तो आप इनके अंदर प्रेमचंद का भी जोड़ दें, कुर्रतुल ऐन हैदर का भी जोड़ दें, कृष्ण चंदर का भी जोड़ दें, काजी अब्दुल सत्तार का भी नाम जोड़ दें, तो ये उर्दू अदब के मशहूर नावल निगार आ जाएंगे। इसके बाद के नावल की सिन्फ ने मगरिबी नावल, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी और रूसी नावल से गहरे असरात कबूल किए हैं, क्योंकि ये सिर्फ मगरिब से उर्दू अदब के अंदर आई है, मगरिब से हमारे यहाँ पर ये बोली गई है, यहाँ पर राइज हुई है। तो इसके जो असर हैं, इसका जो तरीक़ा है, वो भी मगरिब से अखज़ किया गया है। रूसी अदब से नावलों के ऊपर हमारे बहुत असर रहा है रूसी अदब का, और वहाँ के तर्जुमे भी यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर किए गए हैं, और यहाँ के भी तर्जुमे वहाँ पर रूस के अंदर बड़ी तादाद के अंदर किए गए हैं। बहुत अच्छे और मकबूल भी वहाँ पर वो हुए हैं। पिछले कुछ बरसों में कदीम हिंदुस्तानी फ़िक्शन के असलीब से भी बाज़ लिखने वालों ने बहुत रोशनी हासिल की है। ये कहा गया है पिछले कुछ बरसों में कदीम हिंदुस्तानी फ़िक्शन। ये क्या है बच्चों? कदीम हिंदुस्तानी फ़िक्शन ये है पुरानी कहानियाँ
हमारे यहाँ पर जो कथाएं राइज थी, जो आप जंगलों की कहानियाँ पढ़ते हैं, पचरंग कहानी जो होती हैं, इसके साथ ही बेताल पच्चीसी हमारी पुरानी हैं, महाभारत वगैरह की कहानियाँ हैं। इन कहानियों से, ये हिंदुस्तानी कहानियाँ हैं, इन कहानियों से आज के दौर के कुछ मुसन्निफीन ने असलीब लिए हैं, असलूब लिया है और उसको नई तर्ज के साथ, नए अंदाज के साथ अपने अफसानों में, अपने नावलों में पेश किया गया है। हिंदुस्तान के लिए बच्चों नावल सिर्फ तो नहीं है, लेकिन किस्सा और दास्तान नहीं है। यहाँ पर पहले से ही कथा कहानी भी थी और दास्तान भी पहले से लिखी जा रही थी। बाकायदा दास्तानों को पढ़ा जाता था। दास्तान गो थे दास्ताना सुनाने वाले। ऐसे ही जो कथा कहानियां हैं, संस्कृत की कहानियां हैं, वो भी बड़ी तवील कहानियां थी। उनके भी कई जुबानों में तर्जुमे हुए हैं और वो कोई नई नहीं थी, वो बरसों से, सदियों से वो पढ़ी जा रही थी, सदियों से वो लिखी हुई हैं। बहुत पहले से, शुरुआत से उनका आगाज हो गया था, उनको पढ़ा जा रहा था। लेकिन नावल सिंह को देखें तो ये मगरिब से आया और मगरिब से असर लिया। अब कुछ नए मुसन्निफीन उन पुरानी कहानियों से जो हिंदुस्तान में राइज थी, उसको आपको कहा गया है कदीम हिंदुस्तानी फिक्शन। पुराने हिंदुस्तान के अंदर, पुराने ज़माने के अंदर जो फिक्शन, जो अफसाने, जो कहानियाँ, जो दास्तान पढ़े जाते थे, उनसे असलूब इकट्ठा किया है, उनसे तरीका अखज़ किया है और दोबारा नए सिरे से कहानियाँ लिखी हैं और वो भी बड़ी मकबूल हुई हैं। चुनांचे उर्दू की पुरानी दास्तानों में कथा सीरत सागर और अलिफ लैला की रिवायत का असर भी चंद नए नवल निगारों के यहाँ देखा जा सकता है। उर्दू की पुरानी दास्तानों, कई दास्तानें हैं उर्दू की, और संस्कृत की दास्तान का नाम लिया गया है कथा। संस्कृत की दास्तान को कथा कहा जाता है और उर्दू की दास्तान को दास्तान कहा जाता है। तो उर्दू की पुरानी दास्तान जो अलिफ लैला वगैरह थी और कई मतलब सुल्तानों वगैरह की कहानियाँ दास्तानों के अंदर शामिल थी, वो दास्तानें, और साथ ही कथा सीरत सागर को बच्चों बेताल पच्चीसी भी कहा जाता है। विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी होगी। विक्रम बेताल की कहानी ये सीरत सागर के अंदर ही शामिल है, ये संस्कृत के अंदर सीरत सागर कहा गया है इसको। तो ये कथा और फिर अलिफ लैला की कहानियाँ जो हैं, अलिफ लैला की कहानियाँ भी आपने नाम सुना है, बहुत मशहूर हैं। तो ये रिवायत का असर भी चंद नए नवल निगारों ने लिया है, यानी उस अंदाज में भी नावल लिखे गए हैं। यहाँ से कुछ मौज़ूआत भी लिए गए हैं और उन मौज़ूआत को अपने नावल का ज़रिया बनाया गया, नावल को उसके ज़रिए आपने पेश करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बच्चों नावल की मुख्तसर तारीफ़ और मुख्तसर तारीफ़ जो हमने हासिल की है मुकम्मल हो गई है। पहला हिस्सा है ये। दूसरे हिस्से के अंदर हम मुंशी प्रेमचंद की हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का नावल बेवा यहाँ पर सबक के तौर पर शामिल किया गया है। मुंशी प्रेमचंद देहात की ज़िंदगी की अक्कासी के लिए जाने जाते हैं, आम मज़दूरों के, आम लोगों के मसाइल को ऊपर उठाने के लिए जाते हैं। ज़िंदगी परेशानियों में आपकी गुजरी है, लेकिन परेशानियों के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी, रुके नहीं, थके नहीं, आगे बढ़ते रहे और तरक्की करते रहे। यहाँ पर सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।